तो मैं उनकी अंदर रही जो एक बेसिक इकोनॉमी है वो बताने वाला हूँ। लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो फिजिशियन हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं आयुर्वेद का प्रोफेसर हूँ। तो मेरी मर्यादा तो ये रहेगी, लेकिन वैद्यकीय फील्ड में दो फील्ड बड़े हैं, एक फार्मास्यूटिकल्स और है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये गाय तो दोनों फील्ड में है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है और मैं सब बताने वाला हूँ टेक्निकली। न्यूट्रास्यूटिकल्स में मेरा ज़्यादा तजुर्बा तो वैद्यकीय फील्ड का है, तो उसमें भी बहुत बड़ा इकोनॉमी है, मैं वो बताने वाला हूँ। और डायरेक्ट इकोनॉमी, किसान को भी ये फ़ायदा होगा। आप जैसे यंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यंग है, जैसे मेजर केतन मेरा स्टूडेंट भी है, डॉक्टर है और वो ऐसे विषयों में बहुत रुचि रखता है। तो ऐसे बहुत लोग मैं जिसको जानता भी हूँ, महेश जी मुझे मिल गए, मैं SGP में भी जाता रहता हूँ, तो अच्छा लगेगा अपनों के बीच में बात करने का, क्योंकि बात भी है अपनी। तो मैं थोड़ी हेल्थ से बात शुरू करूँगा। ये क्यों आज का ये विषय, क्या कंसर्न है आज? अगर पंड्या साहब ने तो CAD के माध्यम से रखा है, लेकिन आज दुनिया को क्या ज़रूरत है गाय की, दुनिया की क्यों ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, वो मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम एटम बम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं। हम खुद एटम बम लोग लेके घूम रहे हैं, हमारा DNA में ही एटम बम घुस गया है, तो हम खुद फटने वाले हैं या फट रहे हैं। हमको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, हाँ, लेकिन वो आवाज़ गाय ने सुन ली है। तो गाय हमको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ये जीवन पद्धति मिसमैच है। कहते तो हैं हम विकास की ओर जा रहे हैं, हमको लगता है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमको कुछ देगी, अमेरिका जैसा हम बनेंगे। जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, या तो मैं बहुत पढ़ाना है तो मैं उधर भेजूंगा, और या तो फिर मैं उधर जाके सेट हो जाऊंगा, या वहाँ जाके हम सब सेट हो जाते हैं। तो यूरोप ने, अमेरिका ने हमें क्या दिया है, तो ये दिया है। भारत में इतना नहीं था, उन लोगों के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लाइफस्टाइल का रास्ता अपनाया, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, मैं कुछ और बातें करूँगा, तब ज़्यादा बात आपको ख्याल में आएगा। इसमें कौन माँ है कौन बेटी है बताओ? एक ही जीन्स, एक ही टी-शर्ट, एक ही अंडरवेयर पहनो, क्योंकि ऐसा ही जीवन है, क्योंकि अंदर वही जाता है, वही खाते हैं, ऐसा खाते हैं कि माँ बेटी में फ़र्क नहीं रहा। अब माँ बेटी में फ़र्क नहीं रहा, यानी कि उसके DNA में कितना ब्लास्ट हो रहा है, मैं बताऊंगा, मैं बखूबी बताने वाला हूँ कि आज की ये माँ बेटी में है तो बाप बेटे में भी यही है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महिलाओं में हो रहा है, महिलाओं में ज़्यादा जल्दी हो रहा है। वो कंसर्न है हमारा, क्योंकि उनका पूरा हमारी माँ होती है, वो उनका 13 साल से वो पूरा सिस्टम हार्मोन्स बदलता है, जहाँ हमारा जन्म होता है उस सिस्टम का हमने सत्यानाश कर दिया है। और उसमें गाय कैसे मदद करेगी, इसलिए मैंने माँ का चित्र लगाया। बाकी तो ये हमारी सब एक जनरेशन के बीच में जगह ही कम हो गई है। पहले जितनी चेयर पिताजी को चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी चेयर अब उनके बेटे को, यंग बेटे को चाहिए। तो ये वास्तविकता है। ये मैं बीच में प्रश्न नहीं करूँगा, लाउड करूँगा, लाउड करूँगा। जितना यूरोप में, जितना अमेरिका में, जितना भारत में समस्या है, ये आपको 2020 तक कौन से रोग होने वाले हैं या कौन से रोग हो रहे हैं वो आप देखिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़, तो जिसको हम LSD कहते हैं, हाँ, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अथवा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, केतन या जो डॉक्टर है वो समझ सकते हैं कि जिसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं है। हमको बताया जाता है कि आप गंदे हो, आप स्वच्छ नहीं हो, आपके यहाँ खान पान ठीक नहीं, आपका खुला बेचा जाता है। कल ही आपके पास एक व्हाट्सएप में वीडियो आया होगा, मेरे पास है, आप कहेंगे तो बताऊंगा। तो अमेरिका में वो कागड़ का ऐसा बुगरा बना के वो चना बना के देता था, तो बहुत गिरदी उधर हो रही थी, बहुत टेम्पटेशन लगता था। हमको लगता था कि वो कागज में खाना, वो स्ट्रीट फूड खाना वो बुरा है, हमको बताया जाता आप खुला खा रहे हो। लेकिन न्यूयॉर्क में एक आदमी बेचता था, और सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, हम सेल्फ रेजिस्टेंस थे, हमारी सब व्यवस्था हमको रेजिस्ट करती थी, फिर भी उन्होंने बताया कि आपको बैक्टीरिया है, आपको वायरस है, आप गंदे हैं, आपका पानी ऐसा है, आपकी ज़मीन खराब है, आपकी हवा खराब है, और हमको उनके रास्ते वो ले गए।
क्योंकि उनको पानी बेचना था, हम पानी का प्याऊ बनाते थे। उनको दूध बेचना था, हम दूध बेचना पाप समझते थे। उनको ये बेचना था, वो बेचना, हम अन्न क्षेत्र खोलते थे। वो लोग अन्न क्षेत्र नहीं खोलने, वो तो पिज़्ज़ा बेचना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार का। तो वो कल्चर का प्रॉब्लम है। मुझे कोई अमेरिका से दुश्मनी है या किसी से नहीं है, लेकिन उसमें हम गए हैं इस तरफ। ये आप उसका, ये WHO का फिगर है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे करवाया उनका ये फिगर। ऐसा कर आप पीछे थोड़ा चले जाए तो यहाँ से ही हम किसी को बेच सकें। आप थोड़ा आ जाइए ऐसे जहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो, एक आध चेयर खाली कर दीजिए तो कोई आएगा ना। तो हाँ, आपको ये टाइम मैगजीन का मैंने इश्यू जो कवर स्टोरी आपके सामने है। अब देखिए 14 मिलियन अमेरिकन हैव लो बोन डेंसिटी। गुजराती में આપણે જેને કુપોષણ કહીએ, હવે અમેરિકનને કુપોષણ, અમેરિકનને લો બોન डेंसिटी, तो आश्चर्य लगेगा। पर ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, भारत का नहीं, अमेरिका का ये रिपोर्ट है, अमेरिका के मैगजीन में, टाइम मैगजीन में, और कवर स्टोरी में छपा है। हाँ, आप दूसरा देखिए, ये US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का एक रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं कि एवरेज अमेरिकन ओबेस है और 25 तो क्लिनिकली ओबेस है, जिसको डिजीज है। ओबेसिटी सिर्फ कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, जगह रोकता है, ज़्यादा कपड़ा चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो डिजीज़ में कन्वर्ट होता है ओबेसिटी से, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह वगैरह। तो US सर्जन जो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अमेरिका का टाइम मैगजीन का दूसरा इश्यू। टाइम मैगजीन आपको मालूम होगा, अभी मुझे टाइम मैगजीन के बारे में फिर से बताना पड़ेगा। टाइम मैगजीन को वो टाइम नहीं कि एक ही इश्यू पे वो कवर स्टोरी दूसरे महीने छापे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आ गया तो आ गया, नरेंद्र मोदी के बारे में वो छाप दिया था उन्होंने कि वो नॉन जुडिशियस है, नॉन लोकशाही वाला है, लेकिन उसको वही छापना पड़ा, जीत गया जब एक ही महीने, तो उसने छोटी एक स्टोरी डाल दी। बाकी वो नई स्टोरी नहीं डाल सकता नरेंद्र मोदी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नहीं डाल सकता। इतने मैगजीन्स के इश्यू उनके पास इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज पड़े हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का अगर छप गया तो दूसरे महीने डोनाल्ड ट्रंप का नहीं छाप सकता, क्योंकि उनके पास करंट इश्यूज ऐसे हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने दूसरा इश्यू, वो भी कवर स्टोरी, और उससे नहीं पढ़ा, लेकिन ये तीसरा इश्यू निकाला टाइम मैगजीन ने और बताया कि कितने डेथ कैसे होते हैं। तो अमेरिका जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, या जिसके लिए हमको लगता है कि हम वहाँ जाके सेट हो जाएंगे, या जो डिक्टेट कर रहा है WHO को और हमको कि आप ऐसे करो, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं, आपको ये करो वो खाई। 4% पॉपुलेशन 40% रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है वर्ल्ड का। वो अमेरिका हमको क्या सिखाएगा? और ये हेल्थ के बारे में तो नहीं सिखा सकता, वो उनका ही मैगजीन कहता है, उनका ही अथॉरिटीज़ कहती है। मैं वो नहीं कहता कि शिकागो का क्राइम रेट क्या है, मैं वो नहीं कहता कि वहाँ की हर 42% लड़की टीन है, 19 भी नहीं हुई है, 18 है, और वो बिना शादी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। मतलब वहाँ का सोशल लाइफ के बारे में नहीं बताऊँ। 19 प्रकार के फैमिली का वहाँ स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ तो क्या है, न्यूक्लियस फैमिली और जॉइंट फैमिली, हमको फैमिली की व्याख्या इतनी नहीं मालूम, उन्होंने इतनी फैमिली। मैं उसके लिए एक जोक कभी करता हूँ, गुजराती में है, और वो वायरल हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानते हैं, आपको सिर्फ सुनने की मज़ा आएगी। तो घर में झगड़ा चल रहा था बच्चों के बीच में, तो पति आया, तो क्या है, तो ये यार ये आज हो ना, ये तारा छोकरा है, मारा छोकरा है, भेगा मळीने आपड़ा छोकरा ने मार्या। मतलब वो फैमिली की व्याख्या, मतलब हमारे यहाँ होता था, आंगड़ियात आते हैं, दूसरी शादी होती थी, लेकिन 19 प्रकार का फैमिली सोचा नहीं, ऐसी उसकी फैमिली की स्ट्रक्चर है। अब वो सोशल प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अमेरिका का, मैं तो सिर्फ मैं वैद्य हूँ, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो अमेरिका से नहीं सीखना है, या अमेरिका जहाँ थक चुका है। अब आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन क्या हुआ फिर WHO ने बोला, क्योंकि 1978 में अलमाता में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ बताया गया कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। तो हम तब, मैं केतन जैसे पढ़ने आया था, मैं भी पढ़ने आया था उधर यूनिवर्सिटी में, और उस समय पता चल गया 2000 में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सबको हेल्थ दे देगा, और हम वो पढ़ रहे थे, फिर पढ़ा रहे थे वो हम सोशल जो मेडिसिन होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसमें वो पढ़ा रहे थे कि 2000 में तो सबको हेल्थ दे देंगे WHO। 2000 आ गया, हम तो उसी यूनिवर्सिटी में थे,
आज तो 2020 है, तो 2000 आ गया, तब सबने बोला कि भाई आपने बोला था इसी ये वैक्सीन करेंगे, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, ये इस तरह से साफ करो, ऐसे गटर करो, ऐसे ये करो, पूरी दुनिया को डिक्टेट कर दिया। और भारत ने भी उसमें आलमाता जो डिक्लेरेशन था उसमें हमने भी साइन किया था। तो उसी तरह से मलेरिया की दवा लिखते रहे। आज भी पोस्ट कार्ड में आता है मलेरिया क्लोरोक्विन ले लो, 50 साल हो गया उसको तो, लेकिन ना मलेरिया गया ना क्लोरोक्विन गई। क्लोरोक्विन से एसिडिटी हो गई, होजरी फट गई, लेकिन मच्छर नहीं भागे। डीडीटी हम लगाते रहे, उस समय तो मच्छर भागते थे। आज डीडीटी मच्छर का खुराक बन गई है। जब कोई एमएलए आता है, कोई मिनिस्टर आता है, डीडीटी छिड़कते तो हैं, लेकिन डीडीटी से वो मच्छर को और मक्खी को आनंद हो गया कि चलो आज तो फिश हो गया, आज तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्ट हो गए उस डीडीटी से, गैमेक्सिन से। जो मरते थे पहले वो मरते नहीं है अब। तो साइंस वो नहीं है, साइंस इसको कहते हैं नित्य नूतन चिर सनातन। अपडेट होना चाहिए लेकिन चिर सनातन सिद्धांत होना चाहिए, उसको साइंस कहते हैं। ये तो ट्रायल एंड एरर वाला साइंस है। तो वो मैं बातों में ये कह रहा हूँ कि WHO ने ये बता दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बान की मून, इसके पहले के जो सेक्रेटरी जनरल थे WHO के, खास करके इसके क्या बोलते हैं हमारे UN के, तो UN के बान की मून ने बता दिया कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बड़ी समस्या है। 2020 के बाद कोई एंटीबायोटिक, अगले साल एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी। परसों हमारा रिपोर्ट आया भारत का कि 3 अगर पेशेंट है उसमें से 2 को एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, रेजिस्ट हो गई है, एक कोई थोड़ा काम कर रही है। और वो भी उसके पीछे बहुत बड़ा रिपोर्ट्स है कि वो पहली बार ले रहा है या उसको सिस्टम से दे गई है वगैरह वगैरह, या कुछ बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसके ऊपर अभी वही पहली बार वो काम करेगी दवाई। बाकी भारत में ऐसा रेजिस्टेंस आने वाला है विश्व भर में। तो फिर WHO ने हर सरकारों को एक पत्र लिखा, एडवाइजरी जाहिर की। एडवाइजरी होती है, करे ना करे उनके ऊपर है कि आप अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करो और उसको ढूंढो। तो ये रिपोर्ट्स है उसका। इथियोपिया, माली, म्यांमार वगैरह तो छोटे कंट्री है, हमसे भी छोटे हैं, थर्ड वर्ल्ड है या अविकसित है, लेकिन नीचे देखो आप, तो जर्मनी से लेकर US तक वहाँ भी अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी। वो एलोपैथी ने या WHO ने दबा दी थी, लेकिन सर्वे हुआ तो अपने अपने कंट्री का ढूंढो, जब बताया तो उन्होंने निकाला। तो कोई ना कोई एक आदमी वहाँ का कितनी बार वो मेडिसिन लेता है उसका एक रिपोर्ट आया, तो बता दिया कि अब 2011 से, ये 2011 में उन्होंने एडवाइजरी जाहिर की, अभी आ गया है कि आप अभी CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन या इंटीग्रेटेड मेडिसिन में करो, हम थक चुके हैं, यानी कि एलोपैथी थक चुका है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, ये वर्ल्ड का सिनेरियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ CAD में बैठा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, लेकिन मैं जो हिसाब से आपको बताने वाला हूँ अभी, उसका बैकग्राउंड मैंने बताया कि वर्ल्ड कहाँ थक चुका है। मैंने बाकी बातें नहीं की, लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ हमको अभी थोड़ी देर के बाद जाना है। तो प्रॉब्लम क्या है नहीं समझेंगे, सोसाइटी क्या मांग रही नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं जा पाएंगे। तो ये दुनिया की मांग है और दुनिया की मांग को एक इकोनॉमिक्स एंडोर्स कर रहा है। नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। दुनिया ने अभी तक धंधा कर लिया बीमारी का, साल, स्टर्लिंग, अपोलो, एम्स, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खड़ी कर दी। आपको मालूम है एम्स का फैटल रेट क्या है या सर्वाइवल रेट क्या है? किसी को मालूम है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका सर्वाइवल रेट क्या है या फैटल रेट बताइए, जो भी कोई भी बता सकते हो तो। 4% है। 100 आदमी अगर अंदर गए तो 4 जिंदा वापस आएंगे। इतनी बड़ी सिस्टम के अंदर गोपीनाथ मुंडे गए वापस आए, अटल बिहारी वाजपेयी गए वापस आए, 2-4 दिन देरी से वापस आए क्योंकि वो 15 अगस्त थी। तो मतलब वापस आए यानी कि वो डेड बॉडी बन के वापस आए, और वो भी 2-3 दिन देरी से। वो सिस्टम है उनके पास कि वेंटिलेटर चलता रहे, पता न चले कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। मतलब हेलीकॉप्टर से आके कार्डियक सर्जन अमेरिका से आके एम्स में सर्जरी तो कर सकता है, लेकिन आदमी को स्वस्थ नहीं रख सकता। और वो भी 100 अगर अंदर गए हैं तो उसमें से 4 लोग ही वापस आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? 4 लोग ही वापस आ सकते हो, कैसे? वो सिस्टम का क्या उपयोग है भाई? वो सिस्टम का कोई उपयोग नहीं है। अगर होगा उस उपयोग तो लिमिटेड है। तो ये पॉल्सन पिल्जर कोई वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो अर्थशास्त्री है। मैक्सेसे अवार्ड इस बुक को मिला कि पहले तो व्हील रिवॉल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया, ये इंटरनेट का आया, अब आ रहा है वेलनेस रिवॉल्यूशन 2021 से। आप तो 2 साल पहले है। मैं तो पंडिया जी को बहुत अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने 2021 में आने वाले रिवॉल्यूशन का आज नींव डाल दी। ये बहुत बड़ा मार्केट है,
देखो ये कितना मार्केट है, ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, हेल्थ का। जिम लगाओ, आप ऑर्गेनिक फूड दीजिए, आप दूध दीजिए, मलाई बेचिए, आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट में जाओ तो वो मार्केट बढ़ रहा है। ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है, उसमें ही आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि लोग फेंक के आए हैं, आपको फिर आगे की दुनिया में ही जाना है। और ये ग्लोबल जो मार्केट का रिसर्च है आपके सामने, तो वो 90.8 बिलियन का 2021 में होने वाला है। ये मैंने आपको 2021 में इस मार्केट का क्या है वो आप देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स का, ऑर्गेनिक फूड का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, दूध का, गाय का, हेल्थ का, जिम का, ऐसे जो मार्केट है जिसमें हेल्थ है, जिसमें बीमारी की बात नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं है, दवाई नहीं है, पाटापिंडी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ जिम है, वेलनेस सेंटर है। तो वो वेलनेस सेंटर्स या वो जो बड़ा बिजनेस है उसको आप देख लीजिए, उसमें डाइटरी सप्लीमेंट यानी कि हम दूध की, घी की जो बात करते हैं उसकी बात है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात है। सॉरी, ये जो है ये इंडियन मार्केट देखिए आप, 2022 में ये क्या मार्केट, 2020 में कितनी मार्केट जा रही है। ये मार्केट इतनी फास्ट ग्रोइंग है भारत में भी। आप ऐसा मत समझिए कि अमेरिका में हो रहा है, ये भारत में भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्थ मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है। और भारत का मार्केट को कोई रोक नहीं सकता, भारत की इतनी आबादी है, भारत में ऐसे एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं। एक छोटा जोनल सेंटर में पंड्या जी अगर ऐसे यंग लोगों को बुला के कुछ नई बात कर सकता है तो भारत में क्या नहीं चलता होगा। और मैं बताऊंगा भारत में क्या चलता है, गौशाला वाले क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये मार्केट भारत में भी ग्रो कर रहा है। और उसके उपरांत मैं आपको थोड़ा एक कंपेरेटिव बताऊं, अगर आपकी फार्मेसी है, आप फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो बोलते हैं हम बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, एक्चुअली तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हम तो वहाँ से बड़े बड़े टीन में केमिकल मंगवाते हैं, फिर टेबलेट बना के बेचते हैं। हमारा कोई ओरिजिनल प्रोडक्शन कुछ नहीं है, ओरिजिनल रिसर्च ज़्यादा है नहीं। हमारी कैडिला, जाइडस, ये बड़ी बड़ी, हम कहते हैं बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च है, हमारा रिसर्च है, नहीं है ऐसा नहीं भी है। लेकिन जो बिजनेस है, बड़ा बड़ा बिजनेस, वो सिर्फ रीपैकिंग का है। लेकिन वो कहते हैं केमिकल हम कुछ नहीं करेंगे, आप केमिकल का रखो इधर, मतलब पॉल्यूशन भी आप करो, उनकी इंडस्ट्री है, उनकी प्रमोटेड इंडस्ट्री है, वो भी आप करो। वापी जाओ आप, अहमदाबाद से वापी तक आप आंख बंद नहीं कर सकते, वडोदरा से तो वो शुरू हो जाता है, तो वो गोल्डन कॉरिडोर बोला जाता है, वो नाम भी वही देते हैं, इस इंडस्ट्रियल इसके सहारे दिया जाता है कि ये गोल्डन कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर। लेकिन वहाँ मरते हैं और वहाँ मरने का सामान बनता है, वहाँ आप बैठ नहीं सकते, तो वो दवाई खा कैसे सकते हो। तो उसका रिटेल पैकिंग करके हम हमारी मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं और वहाँ से बना के बेचते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, और हमारे यहाँ भेजने का, तो हम सस्ता मार्केट में सस्ता काम कर रहे हैं और हमारे पास आदमी मरने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा बिजनेस है फार्मास्यूटिकल्स का। और वो तो ना बोलता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब बंद हो रही है, यानी कि एक चेंज आ रहा है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में अब देखिए कि प्रिवेंशन एंड वेलनेस में वो प्राइमरी फोकस है, उनका सेकेंडरी फोकस है, क्योंकि वो तो बीमार बनने की राह देख रहा है, वो पूरी इंडस्ट्री किसी को बीमार बनने की राह इंतजार कर रहा है। और यहाँ जो भी है नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, तो बड़ी बड़ी एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। FDA है तो फूड एंड ड्रग से कुछ अप्रूवल लेनी पड़ती है फार्मास्यूटिकल्स में, इसमें नहीं लेनी पड़ती न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो हमारा बिजनेस इतना सरल है, इंटरनेशनल लेवल पे ये जो मापदंड है, 4 मापदंड, उसमें बड़े हम खरे उतरेंगे अगर उस बिजनेस को करेंगे। आपको एक फार्मेसी खोलनी है तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको एक डेयरी खोलनी है तो अब बहुत इजी होगा। आपको कुछ दूध की आइटम बनानी है तो बहुत इजी है, और CAD और गवर्नमेंट इसमें अब जुड़ रही है। आपको अगर ऑर्गेनिक फूड बेचना है तो बहुत सरल है। तो ये बड़ा मार्केट है, उसको आप समझो, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। और फिर हमने फीकी को एक लेटर लिखा, मैं व्यासपीठ का गुजरात का अध्यक्ष हूँ, आयुर्वेद व्यासपीठ, और आरोग्य भारती का राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ। मैं पंचगव्य का इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्नाइज फैकल्टी हूँ, और इंटरनेशनल लेवल की ही बनी हुई इंटरनेशनल बॉडी का मैं डायरेक्टर हूँ। तो वो हमने फीकी को लिखा कि देखो भाई, ये आयुर्वेद का इधर जो है वो क्या चल रहा है, आप ढूंढो। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ये सर्वे किया अलग अलग जोन में कि आयुर्वेद का कितना स्कोप है इधर भारत में आयुर्वेद ही होगा, लेकिन उसका स्कोप क्या है। तो आप देखते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट आया ना 4000 करोड़ का, ये 18 में रिपोर्ट आया गत साल मार्च में, तब पतंजलि प्रोडक्ट का 15000 करोड़ हो गया था। इतना फास्ट ग्रोइंग है अकेला पतंजलि, बाबा रामदेव का। अब SGVP का क्या होगा, BS हमारा
क्या बोलते हैं, बाकी लोग कितने चला रहे हैं, डाबर, जंडू, हिमालय, उनका कितना मार्केट है। तो इतना बड़ा मार्केट है जिसमें आपको एंटर करना है। ये बैकग्राउंड में इसलिए आपको स्ट्रांगली बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन में हम कहाँ हैं वो आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। और ये डेयरी इंडस्ट्री का मैंने बताया, मैं अभी गाय के ऊपर आ रहा हूँ, दूध के ऊपर आ रहा हूँ। तो डेयरी का देखिए कितना बड़ा मार्केट है भारत में। वो अब्दुल कलाम ने अपनी इंडिया 2020 याद है, कहता ना हमने ग्रामायण में वो बुक के ऊपर रिव्यू किया था। तो इंडिया 2020 में जो बता रहे थे वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है डेयरी इंडस्ट्री, सिर्फ बाकी तो भूल जाओ।